समन्वय देखेंगे। नियंत्रण का मतलब होता है कैसे कंट्रोल किया जाए और समन्वय का मतलब होता है कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए। तालमेल बिठाना। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने सजीवों में अनुरक्षण यानी कि रख रखाव कार्य में संलग्न यानी कि मिलकर जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था। हमने इस पर बात करना प्रारंभ किया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह सजीव है। पादपों में इस तरह की कुछ गतियाँ वास्तव में वृद्धि का परिणाम भी होती हैं। एक बीज अंकुरित होता है, पादप मतलब पेड़ पौधे, और वृद्धि करता है, और हम देखते हैं कि नवोविद कुछ दिनों में गति करता हुआ मृदा को और धकेलता हुआ क्या है, बाहर की ओर धकेलता हुआ आ जाता है। अब नवोद्भिद है ना, तो नवोद का मतलब क्या होगा, नया, और भेद कर निकलने वाला क्या है, जब कोई पेड़ किसी भी जमीन को भेद कर ऊपर की तरफ अपना बढ़ता है तो उसे बोलते हैं नवोद्भिद। आगे समझ, नवोद्भिद कभी नहीं। लेकिन यदि इनकी वृद्धि रुक गई तो ये गतियाँ नहीं होती। अधिकांश जंतुओं में, कुछ पादपों में होने वाली कुछ गतियाँ वृद्धि से संबंधित नहीं होती। एक दौड़ती बिल्ली, झूले पर खेलते बच्चे, जुगाली करती भैंस आदि गतियाँ वृद्धि के कारण नहीं होती। दिखाई देने वाली इन गतियों को हम जीवन के साथ क्यों जोड़ते हैं? इसका एक संभावित उत्तर यह है कि हम गतियों को जीव के पर्यावरण में आए परिवर्तन की अनुक्रिया सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अनुक्रिया। देखो एक शब्द आता है क्रिया। क्रिया मतलब ठीक है, मैंने देखो ये जो मैंने थप्पड़ मारा, इसके बाद जो आवाज़ आई इसे बोलते हैं अनुक्रिया। थप्पड़ मारना क्रिया था, आवाज़ आना अनुक्रिया है। समझ? अरे मत अच्छा, बिल्ली इसलिए दौड़ी होगी क्योंकि उसमें चूहा देखा होगा। केवल यही नहीं, हम गति को सजीवों द्वारा किए गए ऐसे प्रयास के रूप में भी सोचते हैं जिसमें उनके पर्यावरण में हुए परिवर्तन उनके लिए लाभकारी हो। सूर्य के प्रकाश में पौधे वृद्धि करते हैं, बच्चे झूले से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भैंस जुगाली करती है ताकि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और उसका पाचन अच्छी तरीके से हो जाए। जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर फोकस करती है यानी कि पड़ती है, जब हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तब हम परिवर्तन का पता लग जाता है और इसलिए इसकी अनुक्रिया में स्वयं को बचाने के लिए गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि हम इसके बारे में और अधिक विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्यावरण की अनुक्रिया यह है कि प्रति गतियाँ सावधानी से नियंत्रित की जाए। यानी कि गति किसी में हो रही है तो वो गति किस लिए हो रही है, किसी पादप में, उसे सुरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर देखो तुमने यहाँ पे सांप देखा तो तुम क्या करोगी, गति करोगी ना। अगर तुमने गर्म तवे पर हाथ रखा तो तुम हाथ हटाओगी ना, क्योंकि हाथ में क्या हो रही है, हाथ कह रहा है कि तुम जल रहे हो। जल्दी से सिग्नल जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास। किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास। पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से समुचित यानी कि समुचित का मतलब होता है सबको मिलाकर गति उत्पन्न होती है। जब हम कक्षा में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो हमें जोर से चीखने की आवाज़ फुसफुसाते हैं। क्या करते हैं हम, देखो क्लास में बैठे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर चीख नहीं सकते, जबकि घर में हम चीख लेते हैं, बहुत तेज से चिल्लाते हैं ना, गली मोहल्ले में भी चीख लेते हैं। लेकिन कभी तुमने देखा स्कूल में हम चीखते हैं? नहीं, हम फुसफुसाते हैं। हाँ, क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं। स्पष्ट रूप से कोई गति उस घटना पर निर्भर करती है जो कि इसे प्रेरित करती है यानी कि इंस्पायर करती है। अतः इस तरीके के नियंत्रण गति को पर्यावरण में भिन्न घटनाओं के अभिज्ञान से जोड़ा जाता है। अभिज्ञान मतलब जानकारी जो अनुक्रियाओं के अनुरूप। ये सेंटेंस में बहुत बड़ी बात है। अनुक्रिया, जब क्या लिखा है, जो अनुक्रिया के अनुरूप गति करे। अब अनुक्रिया क्या है, अनुक्रिया है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर मालवीय नगर में आग लगी थी तो लोग बाहर निकल रहे। क्रिया क्या हुई कि अनुक्रिया किस तरीके, अनुक्रिया क्या थी, आग लग गई। अगर नहीं निकलेंगे, अगर इसका अनुरूप नहीं करेंगे, अनुरूप मतलब अगर हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो हमारी जान चली जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रेन अपने आप ही करता है, अपने आप करता है। बॉडी सिग्नल जैसे भेजती है ना, ब्रेन अपने आप तुरंत करेगा। दूसरे शब्द में सजीवों को उन तंत्रों का उपयोग कराना चाहिए जो कि नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। बहुकोश के जीवों में शरीर संगठन के समय सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए
यह कह सकते हैं कि विशिष्टीकृत ऊतकों का उपयोग इन नियंत्रण तथा समन्वय क्रियाकलाप में किया जाता है। जंतु तथा तंत्रिका तंत्र, यानी कि जंतु और तंत्रिका तंत्र में देखेंगे। जंतु क्या होते हैं? हम जंतु हैं, ठीक है। और इसमें देखेंगे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका एक कोशिका है और उस पूरे तंत्र को समझेंगे जिसमें वो काम करती है और कैसे काम करती है वो भी समझेंगे, और क्यों काम करती है वो भी समझेंगे, और किस तरीके से इसे बढ़ाया जा सकता है वो भी समझेंगे, और किस तरीके से इसे घटाया जा सकता है वो भी समझेंगे, ठीक है। जंतु में यह नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा होता है। अब देखो क्या है, तंत्रिका और पेशी दोनों क्या है? ऊतक, ठीक है। क्या है? ऊतक। ऊतक पता है ना क्या होते हैं? तो बताओ जरा। हाँ, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। आकस्मिक परिस्थितियों में गर्म पदार्थ को छूना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें इसे पहचानने तथा इसके अनुरूप अनुक्रिया की आवश्यकता है। हम क्या कह सकते हैं? हम ये कैसे पता लगाएं कि हम गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे द्वारा किया जाता है। देखो, हमने तंत्रिका कोशिका पढ़ी, तंत्रिका ऊतक भी पढ़ा, उसमें पढ़ा था हमने डेंड्रॉन। क्या पढ़ा था? डेंड्रॉन पढ़ा था, न्यूरॉन पढ़ा, लेकिन डेंड्रॉन नहीं पढ़ा जो ऐसे फैली थी। पढ़ा था ना? याद आ गया? ठीक है। अब वो क्या करते हैं? वो कहते हैं चल, जब जैसे किसी ने बोला कि गर्म है, तो वो क्या है? वो जो गर्म दाना जो जाएगा ना, सूचना जाएगी दिमाग तक, वो वही पकड़ के लेके जाएगा, चल भाई बुला रही, ठीक है। आगे देखेंगे आलिया। देखो, हम कैसे पता लगाएं कि हर गर्म वस्तु को छू रहे हैं? हम कैसे पता लगाएंगे कि हमने गर्म वस्तु ही छुई है? हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का प्राप्त कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे करते हैं। सिरे मतलब ऊपर वाला हिस्सा, पूरी कोशिका नहीं करेगी, ठीक है, लगाया जाता है। ये ग्राही प्राप्त हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, जैसे अंतःकरण, यानी कि कान के अंदर, नाक के अंदर, जीभ के अंदर। रस संवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। और रस संवेदी क्या क्या मतलब होता है? रस संवेदी यानी कि जो हमारी जीभ है ना, इस पर ना अलग अलग तरीके के टेस्ट आते हैं, आते हैं अलग तरीके, तो किसे रस संबंधी से पता चलते हैं? किससे पता चलते हैं? रस संबंधी से। जबकि घृणाग्राही गंध का पता लगाते हैं। किसका? जिससे हम नफरत करते हैं ना, उस चीज़ का भी हम किससे? गंध से पता लगाते हैं। किससे? गंध से। यह सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिका के धूम्रत कृति सिरे द्वारा उपर्जित की जाती हैं, यानी कि फैले हुए। धूम्रत देख लो, देखो, ध्रुमिका क्या है? ध्रुमिका। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंड्रन। क्या बोलते हैं इसे? डेंड्रन। मिला? अच्छा, मुझे इंग्लिश वाला याद रह गया, मैंने शायद उसे पढ़ाया था। हाँ, नैन्सी को याद आ गया था। सिरे द्वारा उपर्जित किया जाता है। उप और अर्जित, यानी कि क्या किया जाता है? उसे जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। और रासायनिक क्रिया द्वारा यह विद्युत आवेग पैदा करती है, यानी कि करंट पैदा करेगी। किससे? रासायनिक क्रिया से। और आवेग ध्रुमित से कोशिकाया तक जाता है, कोशिका तक जाएगा, तब तंत्र कच्ची, यानी एक्शन। क्या है? एक्शन। एक्शन क्या है? जो मिडिल वाली रॉड वाली स्ट्रक्चर दी है पर्पल कलर की, देखो, इसे बोलेंगे एक्शन। क्या है? एक्शन। एक्शन में होते हुए इसके आंतरिक सिरे तक पहुंच जाता है। एक्शन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रासायनिकों का विमोचन मतलब छोड़ देते हैं। रासायनिक रिक्त स्थान पर सिनेप्स, यानी कि सिनेप्टिक दरार को पार कर जाते हैं। किसको? एक दरार को पार करेंगे और अगली तंत्रिका की ध्रुमिका में इसी तरह विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा की सामान्य योजना है। अंततः इसी तरह का एक अर्थघटन सिनेप्स ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या ग्रंथि तक ले जाते हैं। अतः इनमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरी भाग में विशिष्टीकृत करता है। अच्छा, इस चीज़ से हमें क्या पता चला? एक तो हमें पता चला कि किस तरीके से तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ऊतक काम करता है। दूसरा, हमें ये पता चला कि दुनिया में सबसे तेज करंट चलता है, ठीक है, क्योंकि तुरंत हमने टच भी नहीं किया, तब तक तुम्हें पता चल गया हमें टच करना।
तो विद्युत आवेग, उसने क्या बोला, विद्युत आवेग के थ्रू क्या रहता है, करंट हो जाता है मैसेज, किससे जा रहा है, करंट से मैसेज जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है कि ना करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है। ठीक है, को देखिए, इसमें तंत्रिका कोशिका के भाग को पहचानिए जहाँ सूचना उपार्जित की जाती है, जिसमें सूचना विद्युत आवेग की सतह यात्रा करती है, जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेतों में किया जाता है, जिससे यह आगे संचरित यानी कि बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब नाक बंद होती है, क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? जब हमने नाक बंद कर ली तो क्या हमें भोजन का जो स्वाद होता है वो अलग लगता है? नहीं लगता। नाक बंद करके देखना, स्वाद तो जीभ से आएगा, नाक का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है, यदि हाँ तो आप सोचेंगे कि क्या होता है। इस तरह के अंतर जानने के लिए उसे संभावित हल खोजने के लिए पढ़िए, चर्चा कीजिए। आपको जुकाम हो तब भी क्या आप इस तरह की स्थिति का सामना, अच्छा जुकाम वाले केस में कह रहा है, और वैसे वाले केस में नॉर्मल इंसान में चेंज नहीं होगा वो। अगर देखो हमारी जो स्वाद जो ग्रंथियाँ हैं वो कहाँ पे है, मुंह में ना, हमारी जीभ में ना, वो बताती है खट्टा है, मीठा है, या चटपटा है, नमकीन है, कड़वा है, ये सब कौन बताता है? जीभ बताती है, नाक का कोई मैटर ही नहीं। लेकिन जब जुकाम हो जाएगा तब मैटर होगा, आगे पढ़ेंगे ना। ठीक है, प्रतिक्रिया क्रिया में क्या होता है? प्रतिक्रिया क्रिया में क्या होता है? पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया की चर्चा करते हैं तो बहुता प्रतिवर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्ता स्वरूप बस से कूद गया, यानी कि प्रतिवर्ता स्वरूप बस से कूद गया, या मैंने प्रतिवर्ता स्वरूप आगे की लौ से अपना हाथ पीछे खींच लिया, या मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्ता स्वरूप से मेरे मुंह में पानी आने लगा। इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में से एक सामान्य विचार आता है, जो कि कुछ हम कह सकते हैं उसके बारे में विचार नहीं करेंगे या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते। फिर भी यह वे स्थितियाँ जहाँ हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जितने सारे हमने एग्जाम्पल दिए ना, इन सारे एग्जाम्पलों का हम कैसे समन्वय और कोऑर्डिनेशन करेंगे वो देखिए। इस पर फिर से विचार करते हैं। उदाहरण लेते हैं कि आग की लपटों को छूना हमारे अथवा किसी भी जंतु के लिए एक दूरग्राही तथा खतरनाक स्थिति हो सकती है। आग को छूना क्या है? एक बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इसके प्रति कैसे अनुक्रिया करते हैं? एक सरल विधि हम विचार करेंगे कि आघात पहुंच सकता है। क्या पहुंच सकता है? हमें चोट लग सकती है और इसलिए हम हाथ अपना हटा लेते हैं। तब एक आवश्यक प्रश्न आता है कि यह सब सोचने के लिए हमें कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को उस ओर भेजा जाता जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तब इसी प्रकार के आवेग उत्पन्न के लिए, आवेग का मतलब होता है प्लस माइनस होना या करंट बहना, ठीक है, के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है, यानी कि सोचना भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल क्रिया है। कठिन और जटिल एक ही है। अतः बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका आवेग की जटिल अन्योन्य क्रियाओं से जुड़ने के लिए बाध्य होते हैं। अब क्या है, यदि यह वस्तु की स्थिति है तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूरॉन के घने जाल से, या खोपड़ी के अग्र यानी कि आगे वाले हिस्से में होते हैं, सिरे के इस वाले हिस्से में, तथा शरीर के सभी हिस्सों को संकेत भेजते हैं, यानी कि सूचनाएं भेजते हैं, तथा उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते हैं। निसंदेह यह संकेत प्राप्त करने के लिए खोपड़ी और मस्तिष्क का सोचने वाला भाग आंतरिक व तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होना चाहिए। इसी तरह यदि मस्तिष्क का यह भाग मांसपेशियों की गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। हम किसी वस्तु को छुएं और हमें यह सब करना पड़े तो इसमें काफ़ी समय लगेगा कि हम जलन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो नॉर्मली बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मस्तिष्क को नहीं लगता। मस्तिष्क जल्दी करता है क्योंकि उसमें आवेग प्रवाहित होता है।
ठीक है। शरीर की डिज़ाइन इस तरह देखो, शरीर की डिज़ाइन किस तरह इस समस्या का हल करती है। ऊष्मा के संवेग के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती हैं उन्हें तंत्रिकाओं से जोड़ा जाता है जो पेशियों को गति कराती हैं। जो प्रक्रम आगाम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम मतलब बिना रुके वो क्रिया को करने का कार्य करता है, वो अति शीघ्र पूरा हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के सहसंबंध को प्रतिचाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत जल्दी जो सूचना भेजी जाती है उसे सहसंबंध कहते हैं या प्रतिचाप कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती चाप। इस प्रकार के प्रतिवर्ती चाप को संबंध आगन तंत्रिका तथा निर्गत तंत्रिका के मध्य कहाँ होना चाहिए? सबसे उपयुक्त स्थान शायद वही बिंदु होगा जहाँ सबसे पहले वह एक दूसरे से मिलते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में बंडल में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंडल में। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ होगा? इसी मेरुरज्जु में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे बोन मैरो। यद्यपि आगाज सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं, अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित होते हैं क्योंकि इसमें मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेजी से नहीं होता। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या अल्प होगा। अल्प मतलब कम या अनुपस्थित ही होगा। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रिया की अनुपस्थिति यानी कि प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट नहीं है? ये प्रक्रम ही प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष यानी कि सक्षम स्ट्रॉन्ग प्रणाली के रूप में काम करेगा। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे देखो, प्रतिवर्ती चाप देखेंगे क्या है, ठीक है। किसी ने क्या किया? ऊष्मा या गर्म को छुआ, त्वचा में ग्राही थी, उन्होंने इसे क्या किया? फ्लो किया। कार्य कर भुजा में पेशी। ये क्या है? पेशी है। अब ये पेशी क्या करेगी? संबंधित कोशिका को क्या देगी? सूचनाएं देगी। प्रेरित तंत्रिका कोशिका क्या करेगी? इसे प्रतिसारित करेगी यानी कि भेजेगी तंत्रिका कोशिका के पास। तंत्रिका कोशिका भेजेगी मेरुरज्जु के पास, और मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बीच में क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ती चाप होता है। और क्या होगा फिर? मस्तिष्क के लिए संकेत पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? फिर मस्तिष्क के लिए संकेत। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश पड़ने पर, क्या है? तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है?